सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आवृतबीजी पौधे वे पुष्पी पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणु उद्भिद, स्पोरोफाइट अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मकोद्भिद अर्थात गैमेटोफाइट अवस्था मिलती है। बीजाणु उद्भिद के प्रत्येक केंद्रक में 2n गुणसूत्र अर्थात डिप्लॉयड गुणसूत्र होते हैं। इस कारण इसे द्विगुणित पीढ़ी या डिप्लॉयड जनरेशन कहते हैं, जबकि युग्मकोद्भिद अवस्था के प्रत्येक केंद्रक में n गुणसूत्र या हैप्लॉयड गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस कारण इस पीढ़ी को हैप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। ये दोनों पीढ़ी जीवन इतिहास में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, अतः इसे पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। पुष्पी पौधों में नर एवं मादा युग्मकों के विकास के लिए कुछ विशेष अंग होते हैं जिनको एंड्रोसियम ऑर्गेनोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम में नर युग्मक, ऑर्गेनोसियम में मादा युग्मकों का विकास होता है। पुमंग अर्थात स्टेमेन या माइक्रोस्पोरोफिल, पुंकेसर या सूक्ष्म बीजाणु पर्ण। एक पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर या स्टेमेन सूक्ष्म बीजाणु पर्ण माइक्रोस्पोरोफिल आवृतबीजी पौधों के नरजननांग होते हैं। इससे परागकण अर्थात पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। प्रत्येक पुंकेसर में 2 भाग होते हैं। प्रथम बीजाणु युक्त भाग परागकोश तथा एक लंबा पतला वृंत या फिलामेंट। इन दोनों भागों को एक महीन संयोजी या कनेक्टिव जोड़ता है। कनेक्टिव में संवहन बंडल या वैस्कुलर बंडल उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक परागकोश पाली एंथर लोब में प्रायः 2 प्रकोष्ठ 2 चैम्बर होते हैं, जिन्हें परागपुट या सूक्ष्म बीजाणुधानी, एंथर सैक या पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 सूक्ष्म बीजाणुधानियों माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। इसमें परागकण या सूक्ष्म बीजाणु, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर भरे रहते हैं। परागकणों का निर्माण परागकण मातृकोशिकाओं, पॉलन मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस द्वारा होता है, अतः ये अगुणित या हैप्लॉयड होती हैं। परागकोश के परिपक्व होने पर प्रत्येक पाली में स्थित 2 बीजाणुधानियों के मध्य बंध ऊतक नष्ट हो जाते हैं, जिससे परागकोश की प्रत्येक पाली में केवल एक प्रकोष्ठ बन जाता है। इस प्रकार विस्फोटन अर्थात परागकोश के फटने के समय एक परागकोश में केवल 2 प्रकोष्ठ रह जाते हैं। परागकोश पुंकेसर का चौड़ा भाग होता है, जिसमें 2 पालियां होती हैं। प्रत्येक पाली में 2-2 लोब्स होते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में कुल 4 चैम्बर होते हैं। प्रत्येक चैम्बर में परागकण भरे रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, परागकोश का विकास और सूक्ष्म बीजाणु जनन अर्थात परागकोश में परागकणों का निर्माण, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। परागकोश में परागकणों के परिवर्धन या विकास या डेवलपमेंट को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। एक तरुण परागकोश के अनुप्रस्थ का ट्रांसवर्स सेक्शन का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यह एक विभजोत्की कोशिकाओं मेरिस्टेमेटिक सेल्स का समूह होता है, जिसमें बाह्य स्तर एपिडर्मिस द्वारा घिरा होता है। इसका आकार अंडे जैसा होता है, जो बाद में 4 पालियों वाला हो जाता है। इसके बीच में एक वाहिनी उत्तक प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड बन जाता है, जो बाद में संवहन बंडल का निर्माण करता है। यही प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड संवहन बंडल का निर्माण कर लेता है। संवहन बंडल संयोजी या कनेक्टिव के मध्य स्थित होता है। परागधानी के विकास के समय
तरुण परागकोश के चारों कोनों पर एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस कोशिकाओं की पक्ति अपने बड़े आकार, अस्पष्ट एवं बड़े केंद्रक गाढ़े जीवद्रव्य के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इनमें जीवद्रव्य बढ़ जाता है। इन कोशिकाओं को प्रप्रसु कोशिकाएं या आर्चिस्पोरियल सेल्स कहते हैं, जो परिणत विभाजन या पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। प्रथम बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल्स और भीतर की ओर प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनक कोशिका या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण होता है। ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल्स 3 से 5 भित्तीय स्तर बनाती है। इसमें एपिडर्मिस के नीचे वाली एक परत की कोशिका भित्ति प्राय मोटी हो जाती है। इस परत को अंतः स्तर या एंडोथीसियम कहते हैं। परागकोश में जिन स्थानों पर बाद में स्फुटन या परागकोश का फटना होता है, उन स्थानों पर अंतः स्तर की कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है। यह स्थान मुख या स्टोमियम कहलाता है। इसी स्थान से परागकोश फटता है। अंतः स्तर के नीचे 1 से 5 भित्तीय कोशिकाएं मिडिल लेयर तथा नीचे वाली टेपिटम बनाती हैं। मध्य स्तर प्राय शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और वृद्धि करते हुए सूक्ष्म बीजाणु माइक्रोस्पोर के पोषण में सहायक होते हैं, जबकि टेपिटम सेल्स बड़ी होकर अंतःसूत्री विभाजन इंडोमाइटोसिस द्वारा बहुगुणित होकर पॉलीप्लैड होकर परागकणों के पोषण में सहायक हो जाती हैं। परागकोश की भित्ति के साथ ही साथ प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स 2 या 3 विभाजन द्वारा विभाजित होकर अनेक सूक्ष्म बीजाणुओं मातृ कोशिकाओं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण करती हैं। प्रत्येक क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिकाएं फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एक अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शन डिवीजन द्वारा विभाजित होकर 4 सूक्ष्म बीजाणु या परागकण बनाती हैं, जो अगुणित होते हैं। इन 4 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के समय द्विबीजपत्री पौधों में भित्ति निर्माण युग्मपत या साइमल्टेनियस होता है, अर्थात केंद्रक के पहले विभाजन के पश्चात कोई भित्ति का निर्माण नहीं होता, लेकिन केंद्रक के दूसरे विभाजन के पश्चात ही भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से बने 4 सूक्ष्म बीजाणु चतुष्फल कार्यरीति या टेट्राहेड्रल मैनर में विन्यासित रहते हैं। परागकोश के अनुप्रस्थ काट में हम लोग देखेंगे सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे एंडोथीसियम और मिडिल लेयर की 2 से 3 या कई परतें होती हैं। उसके अंदर टेपिटम का स्तर होता है, जो परागकणों के पोषण में सहायक होता है, और टेपिटम के नीचे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की कोशिकाएं होती हैं, जिनके द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। एक बीजपत्री पौधों में भित्ति निर्माण क्रमानुसार या सक्सेसिव होते हैं, अर्थात इनमें प्रत्येक विभाजन के पश्चात भित्ति बनती रहती है, जिससे चारों बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के चतुष्क या टेट्राड को समद्विपार्श्व चतुष्क या आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहते हैं। अनेक पौधों में चतुष्क 5 प्रकार के पाए जाते हैं: टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेकुसेट, टी शेप्ड, लीनियर, और कुछ पौधों में परागपिंड का एक जोड़ा पाया जाता है, जैसे मदार में। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस नामक पौधे में 5 प्रकार के टेट्राड पाए जाते हैं, जबकि टाइफा में चारों माइक्रोस्पोर्स एक साथ जुड़े रहते हैं। इन्हें संयुक्त परागकण या कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। कुछ पौधों जैसे मदार, कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा व आर्किड में सब सूक्ष्म बीजाणु मिलकर एक विशेष रचना बनाते हैं,
जिसे पराग पिंड कहते हैं। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, परागकणों के विकास की अवस्थाएं। फर्स्ट है सक्सेसिव टाइप। एक बीजपत्री पौधों में भित्ति निर्माण क्रमानुसार या सक्सेसिव प्रकार का होता है, अर्थात इनमें प्रत्येक विभाजन के पश्चात भित्ति बनती है जिससे चारों बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के चतुष्क को समद्विपार्श्विक या आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहते हैं। कुछ पौधों में लंबवत टी आकार या क्रॉस प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में साइमल्टेनियस या युग्मपद प्रकार का विकास होता है, अर्थात पौधों में भित्ति निर्माण केंद्रक के पहले विभाजन के पश्चात नहीं होता है और केंद्रक के दूसरे विभाजन के पश्चात ही भित्ति निर्माण होता है। इस प्रकार से बने 4 सूक्ष्म बीजाणु टेट्राहेड्रल मैनर में विन्यासित होते हैं। परागकण अथवा सूक्ष्म बीजाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। परागकण नर युग्मकोद्भिद अर्थात मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। प्रत्येक परागकण प्रायः गोल या अंडाकार होता है। यह 2 आवरण से ढका होता है। बाह्य आवरण कठोर व खुरदरा होता है, इसे वायचोल या एग्जाइन कहते हैं। यह स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ की बनी होती है। इस आवरण में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। एक बीजपत्री पौधों के परागकणों में प्रायः 1 जनन छिद्र व द्विबीजपत्री पौधों में 3 जनन छिद्र होते हैं। इन जनन छिद्रों द्वारा ही परागनली या पॉलन ट्यूब निकलती है। परागनली की खोज जीबी एमिसी ने 1842 में किया था। वायचोल के नीचे पतली व कोमल अंतःचोल या इंटाइन वाल होती है। यह पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। अंतःचोल के अंदर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा एक बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है। परागकण गोल, अंडाकार या विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। उसी प्रकार वायचोल भी विभिन्न प्रकार की संरचना या विभिन्न रूप रंग की हो सकती है। डेसेंस ऑफ मैच्योर एंथर, परिपक्व परागकोश का स्फुटन या परागकोश के परिपक्व होने के बाद उसका फटना। परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार परागकोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस व अंतः स्तर एंडोथीसियम रह जाते हैं। प्रायः परागकोश का स्फुटन अनुदैर्घ्य दरारों लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के रूप में होता है, जो प्रायः 2 परागधानियों के मिलने के स्थान पर होता है। कभी कभी अग्र दरारें या टर्मिनल स्लिट्स अथवा छिद्रों पोर्स से भी परागकोशों का स्फुटन होता है। कुछ पौधों में परागकोश का स्फुटन अनुप्रस्थ दरारों के रूप में होता है तथा कभी कभी परागकोश की भित्ति में बने कपाटों या वाल्व्स द्वारा परागकोश का स्फुटन होता है। परागकण के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ पॉलन ग्रेन और मेल गैमेट्स। परागकोश के परिपक्व होने पर अंतः स्तर या एंडोथीसियम से जल का ह्रास हो जाता है, जल की कमी हो जाती है, जिस कारण इन कोशिकाओं की बाह्य पतली भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। इन कोशिकाओं की भित्तियों के अंदर सिकुड़ने से रंध्रक या स्टोमियम या मुख की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे ये एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। स्फुटन के फलस्वरूप परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होने के पूर्व ही परागकण का अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इनमें से बड़े केंद्रक को वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक या वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। कुछ समय पश्चात जनन केंद्रक के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है
अब यह जनन कोशिका या जनरेटिव सेल्स कहलाता है। प्रायः इस अवस्था में परागकण परागकोश से स्वतंत्र हो जाते हैं। परागण क्रिया के बाद नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन्स। परागकण परागकोश से स्वतंत्र होकर परागण क्रिया द्वारा अंडक या कार्पेल से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, और परागकणों के आगे का विकास जायांग या गैनोसियम में होता है। परागनलिका परागण क्रिया के बाद बनती है, जिसमें 2 नर युग्मक और एक ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। पॉलिनेशन या परागण क्रिया, जैसा कि हम जानते हैं कि परागकणों पोलन ग्रेन्स के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अर्थात परागकण जब नर जननांग अर्थात परागकोश से उड़ करके मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो यह क्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। परागण क्रिया 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, और सेकेंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। स्वपरागण में पुष्प के ही भाग स्वयं परागण क्रिया कर लेते हैं, लेकिन परपरागण में 2 पुष्पों में किसी माध्यम के द्वारा परागण होता है। स्वपरागण या ऑटोगैमी, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अर्थात जब एक ही पुष्प हो या पुष्प की कई शाखाएं हो, उनके अलग अलग पुष्प आपस में परागण क्रिया करते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण हेतु पौधों में 3 अनुकूलन पाए जाते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट, बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगिता, पौधे का द्विलिंगी होना जरूरी है। होमोगैमी, सपक्वता, पौधे के नर और मादा जननांग एक ही समय पर परिपक्व हों। और थर्ड है क्लिस्टोगैमी या निमिलिता, कुछ पौधों में पुष्प खिलते ही नहीं हैं, वे बंद अवस्था में होते हैं, और इन पुष्पों में बंद अवस्था में परागकोश फट जाते हैं, जिससे स्वपरागण हो जाता है। फर्स्ट पढ़ेंगे बाइसेक्सुअलिटी या द्विलिंगिता, इसका होना जरूरी होता है। द्विलिंगी पुष्पों में दोनों जननांगों के एक ही पुष्प पर होने के कारण स्वपरागण के अवसर काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों जननांग नज़दीक होते हैं और एक ही समय परिपक्व होते हैं। सेकेंड है सपक्वता या होमोगैमी, द्विलिंगी पुष्पों में नर और मादा जननांगों के एक ही समय परिपक्व होने के कारण स्वपरागण या परपरागण के भी अवसर बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल गुलाबास, मिराबिलिस जिलेप्पा, पीली कटीली, आर्जिमोन मैक्सिकाना इत्यादि। थर्ड है क्लिस्टोगैमी या निमिलिता, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं खिलते। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में परागकोश पड़ जाते हैं, जिसके कारण स्वपरागण होता है। एग्जाम्पल है कनकौवा, कोमलिना, गुलमेहदी, बनफसा, मूंगफली, आर्चिसाइपोजिया, खट्टी बुट्टी या ऑक्जेलिस इत्यादि। स्वपरागण का होना निश्चित होता है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है, क्योंकि दोनों जननांग क्लोज होते हैं। इन पौधों को अधिक मात्रा में परागकणों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, अर्थात ये संकर नहीं होते, इनके पैतृक गुण भी वही रहते हैं। इन पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इनमें परपरागण नहीं होता। इन पुष्पों का परागण क्रिया के लिए आत्मनिर्भरता होती है, ये स्वयं अपने पर निर्भर होते हैं। स्वपरागण से हानियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। इस परागण द्वारा उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के
तथा आकार में छोटे होते हैं और स्वपरागण से उत्पन्न बीज शीघ्र नहीं पकते, जल्दी बीज पकते नहीं हैं और बीज उत्तम श्रेणी के भी नहीं होते, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सेकेंड है क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी, जिसे पर परागण कहते हैं। द्विलिंगी अथवा एक लिंगी, प्रायः एक लिंगी पुष्पों में पर परागण क्रिया होती है। इनमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के 2 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। पर परागण के लिए युक्तियाँ, कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया को रोकने, क्रॉस पॉलिनेशन क्रिया को सफल बनाने के लिए निम्न युक्तियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट, यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता। सेकेंड, सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंधता। थर्ड, सेल्फ पॉइजनिंग, स्वदूषण। फोर्थ, डाइकोगैमी। फिफ्थ, हेट्रोमॉर्फिज्म, विषम रूपता। और सिक्स्थ है हर्कोगैमी या अनात्म परागणता। यूनिसेक्सुअलिटी, इसमें प्रथम भाग पढ़ेंगे उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस। जब नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं और अलग अलग नर व मादा पुष्प के लगे होने के कारण इनमें पर परागण हवा अथवा कीटों द्वारा होता है, जबकि इनमें एक ही पौधे पर लगे होने के कारण स्वपरागण भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कुकुरबिटा कुल के पौधे जैसे लौकी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, करेला, नाशपाती, मक्का, अरंडी, एरम इत्यादि। सेकेंड है डायोसियस या एक लिंगाश्रयी। जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, जैसे पपीता को आप देखते हैं, नर पौधा अलग, मादा पौधा अलग। उदाहरण के लिए सहतूत, पपीता, भांग, केवड़ा, साइकस, पाइनस इत्यादि ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसीलिए पर परागण की आवश्यकता होती है। कीटों के माध्यम से या हवा के माध्यम से परागकण उड़कर आते हैं और दूसरे पौधे पर परागण क्रिया संपन्न होती है। पर परागण की दूसरी युक्ति स्वबंधता या सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकॉम्पेटिबिलिटी। जब पौधों में पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जिस पुष्प के परागकण हैं जब उसी पुष्प पर पहुंच जाते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। लेकिन जब ये परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए झुमकलता, आलू, तंबाकू, मालवा इत्यादि। थर्ड होता है सेल्फ पॉइजनिंग या स्वदूषण। कुछ पौधे जैसे ऑर्किड में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो विष का काम करते हैं, जिसके कारण पुष्प तुरंत सूख जाता है। इसे सेल्फ पॉइजनिंग या स्वदूषण कहते हैं। चौथा है डाइकोगैमी या पृथक पक्वता। कई द्विलिंगी पौधों के पुष्पों में नर तथा मादा जनांगों के अलग अलग समय पर परिपक्व होने के कारण पृथक पक्वता होती है। इन पुष्पों में स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। इनमें फर्स्ट कंडीशन होती है प्रोटेंड्री या पूर्व पुंपक्वता। जब पुष्पों में परागकोश अंडाशय से पहले पकते हैं और फटकर अपने परागकण गिरा देते हैं, ये दूसरे पुष्पों में परागण की क्रिया करते हैं, लेकिन इस पुष्पों में पर परागण ही होता है। इसे प्रोटेंड्री कहते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, गेंदा, धनिया, सौंफ, बेला जिसे जैस्मिन कहते हैं इत्यादि। सेकेंड है प्रोटोगेनी। प्रोटोगेनी में जब पुष्प का अंडाशय परागकोश से पहले पकता है और दूसरे पुष्पों से आए परागकणों से परागण क्रिया होती है तो इसे प्रोटोगेनी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अशोकन, शरीफा, चंपा, गुलाब, बरगद, तंबाकू, अर्कमूल इत्यादि। पांचवा है हेट्रोडाइमॉर्फिज्म, विषम रूपता। कुछ पौधों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प 2 या 3 प्रकार के हो सकते हैं। इन्हें डाइमॉर्फिक या ट्राइमॉर्फिक कहते हैं। फर्स्ट है हेट्रोएंथी या विषम परागकोशता। जब विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर भिन्न भिन्न लंबाई के हों तब परागण क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती है। और हेट्रोजाइगस या विषम वर्तिकात्व, जब विभिन्न पुष्पों के वर्तिकाग्र अलग अलग लंबाई के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रिमरोज, अलसी, कुट्टू, खट्टी पुट्टी, लाइत्रम इत्यादि। फिफ्थ कंडीशन है हर्कोगेमी या अनात्म परागणता। जब पुष्पी भागों में ऐसे अनुकूलन होते हैं जिसके कारण उनमें स्वपरागण नहीं हो सकता, जैसे जनांगों का दूरी पर होना, पुमंग व जयांग का मुंह अंदर की ओर मुड़ा हुआ होना, तो उनमें परपरागण होता है। एग्जाम्पल मदार, आर्किड, ग्लोरियोसा इत्यादि पौधे। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण से लाभ। इस प्रक्रिया से बने फल आकार में बड़े, भारी वजन के व स्वादिष्ट होते हैं और इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इन बीजों से उत्पन्न पौधे स्वस्थ व अच्छे नस्ल के होते हैं। इस प्रक्रिया से बने पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अधिक क्षमता रखते हैं, अर्थात इनको जल या ज़्यादा टेम्परेचर में भी रखा जाए तो संघर्ष करते हैं। इसके द्वारा बने पौधे रोग अवरोधक, डिजीज रेसिस्टेंस होते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होती है और पौधों की नई जातियाँ, न्यू वैरायटी उत्पन्न होती हैं जिनमें नए नए गुणों का विकास होता है। पर परागण से हानियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण क्रिया वह साधनों पर निर्भर करती है जैसे जंतु, वायु या जल, और समय पर परागण न होने से अधिकांश पुष्प परागित होने से वंचित रह जाते हैं। पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है और कीटों को आकर्षित करने हेतु इनमें सुगंध, मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है। इन पुष्पों का चटकीला होना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि कीट चमकीले होने से पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। पर परागण द्वारा अधिक संख्या में परागकणों को उत्पन्न करना पड़ता है, जबकि परागण क्रिया के लिए थोड़े से परागकणों की ही आवश्यकता होती है। अधिकांश परागकण हवा में व्यर्थ ही उड़ते रहते हैं और श्वसन संबंधित रोगों का कारण बनते हैं और जिनके द्वारा वायु प्रदूषण भी होता है। पर परागित बीज सदैव संकर या हाइब्रिड होते हैं, अर्थात इनके आनुवंशिक लक्षण बदले हुए होते हैं और ये हमेशा बदलते रहते हैं। पर परागण की विधियां, मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, एजेंसीज की आवश्यकता होती है। इन एजेंसीज या साधनों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट है एनेमोफिली, वायु परागण।
जूफिली जंतु परागण और हाइड्रोफिली जल परागण। वायु परागण मक्का, चीड़, ताड़ तथा कुछ घासों में पाए जाते हैं। जंतु परागण जंतुओं, चमगादड़, तितली, मधुमक्खी, भौरा, बर, शलभ इत्यादि जंतुओं द्वारा होता है। हाइड्रोफिली में जल के माध्यम से पुष्प के नर युग्मक मादा युग्मकों तक तैरते हुए पहुंचते हैं। वायु परागण या एनेमोफिली, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं। पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण इनमें पर परागण होता है। वायु परागित पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। ये सुंदर नहीं होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, इनमें गंध नहीं होती है, जिसके कारण हवा के माध्यम से परागकण दूसरे पौधों पर पहुंचते हैं और ज़्यादा मात्रा में परागकणों को उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, जो हवा के झोंकों के साथ उड़कर दूर दूर तक जाते हैं और मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे मक्का तथा रुमेक्स का एक एक पौधा क्रमशः लगभग 2 करोड़ से 40 करोड़ परागकण उत्पन्न करता है। परागकण छोटे, शुष्क व हल्के होते हैं, जिससे ये वायु में आसानी से उड़ सकते हैं। कुछ पौधों जैसे चीड़ के परागकण पंख युक्त विंग्ड लाइक होते हैं, जिससे उड़ने में इन्हें सहायता मिलती है। इनके पुष्पों का वर्तिकाग्र लंबा होता है एवं पुष्प के बाहर निकला होता है तथा परागकणों को उलझाने के लिए रोम युक्त या चिपचिपा पोपलर होता है। कीट परागण या इंटमोफिली, अधिकांश पुष्पों में पर परागण कीटों द्वारा होता है। परागण करने वाली कीटों में मधुमक्खी, हॉनीबी, तितली, बटरफ्लाई, भौरा, बिटल, शलभ, मोथ, मक्की फ्लाई, बर, वैस्प आदि प्रमुख होते हैं। ये कीट जैसे ही पुष्पों पर बैठते हैं, इनके रोम युक्त अंगों पर परागकण चिपक जाते हैं। जब ऐसे कीट किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं तो इनके अंगों से परागकण झड़कर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार परागण क्रिया संपन्न होती है। कुछ प्रमुख कीट एवं उनसे परागित होने वाले पुष्प निम्नलिखित हैं। मधुमक्खी द्वारा बनफसा, आर्किड, बोगनवेलिया, शलभ द्वारा तंबाकू, धतूरा, यक्का, तितली द्वारा डैंथस लिली, मक्खी द्वारा रेफ्लिसिया, एरम, स्कोलियोपस, बर द्वारा अंजीर। इन पुष्पों को कीट परागण के लिए ज़्यादा मात्रा में मकरंद या नेक्टर उत्पन्न करना पड़ता है। ये सुगंध उत्पन्न करते हैं और ये सुंदर आकार के पुष्प होते हैं। वाटर पॉलिनेशन या जल परागण, कुछ जलीय पौधे जो जल के अंदर होते हैं उनमें जल परागण होता है। इनमें एक पुष्प के परागकण जल के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जल परागण या तो जल के भीतर होता है, तब इसे हाइपोहाइड्रोगेमस कहते हैं, जैसे नयास, सेरेटोफिल्लम में। वास्तव में जल प्रत्यक्ष रूप से परागण के लिए उत्तरदायी इन्हीं पुष्पों में होता है। जल परागण पानी की सतह पर भी हो सकता है, तब इसे एपीहाइड्रोगेमस कहते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला इत्यादि। इन पुष्पों में जल अप्रत्यक्ष रूप से परागण क्रिया में भाग लेता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कृत्रिम परागण, मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से परागकणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। इसके द्वारा विभिन्न जाति के पौधों के बीच कृत्रिम परागण संपन्न किया जाता है। इस विधि में अपरिपक्व अवस्था में ही पुष्प के पुंकेसरों की
को निकाल दिया जाता है जिससे स्वपरागण न हो सके। बाद में किसी दूसरी जाति के दूसरे पुष्प का परागकण इस पौधे पर छिड़क कर कृत्रिम परागण कराया जाता है, जिसके कारण इस पौधे की जीनी संरचना बदल जाती है। इस विधि द्वारा अच्छी नस्ल के बीज, फल व रोग से लड़ने वाले पौधे, रोग प्रतिरोधक पौधे प्राप्त होते हैं। इसी के द्वारा हरित क्रांति हुई थी, इस विधि से हुई। इस विधि द्वारा गेहूं, मक्का, आलू की पैदावार में कई गुना वृद्धि की गई। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने इन फसलों को तैयार किया है, जिसे हरित क्रांति के लिए बहुत ही महत्व दिया जाता है। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।